सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0। मेरा नाम है शिवम दुबे और आज हम लोग एक नई शुरुआत, एक नया लेसन जो कि सिविक्स क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 है, नाम है फेडरलिज्म। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सीधे अगर बात करें चैप्टर की, तो चैप्टर में हम लोग क्या कुछ नया पढ़ने वाले हैं, क्या कुछ नया सीखने वाले हैं, तो बात उन सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की करें जिन पे हम लोग इस पूरे चैप्टर में डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि विदाउट एनी फर्दर डिले हम सीधे टू द पॉइंट डिस्कशन पे आते हैं। क्योंकि ये जो चैप्टर है वो आपका पावर शेयरिंग से ही पैदा हुआ है, जिसमें हम जब पावर शेयरिंग जैसे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लेसन को हम लोग पढ़ रहे थे, तो लास्ट टॉपिक जिसका नाम था फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, और उसमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को जब हम पढ़ रहे थे तो उसी में जो सेकेंड हेडिंग, जब पावर डिवाइडेड हुई थी गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स में, यानी कि सेंट्रल, स्टेट और लोकल, इस लेवल में डिवाइडेड हुई थी, तो उसमें हमने पढ़ा था कि इस टाइप्स ऑफ डिवीजन को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल फॉर्म ऑफ डिवीजन या वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। तो वही से ये चैप्टर पैदा होता है जिसको हम लोग बोल रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट या फिर फेडरलिज्म। सो क्या कुछ नया और क्या कुछ खास होने वाला है इस चैप्टर में, सबसे पहले देख लेते हैं उन सभी टॉपिक्स को जो कि इंटरेस्टिंग वे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, जिसमें कि हम लोग फेडरलिज्म के मीनिंग को, डेफिनेशन को, सारे उससे जुड़े एस्पेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद आपका सेम वही टॉपिक है और सबसे बड़ी चीज कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, और एक यूनिक बात भी हम लोग जानेंगे कि क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है और क्या चीज इंडिया को फेडरल कंट्री बनाती है। तो वी नो वेरी वेल दैट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फेडरलिज्म, हम जानते हैं कि जो एक डेफिनेशन होती है फेडरलिज्म की, जो एक फीचर होता है फेडरलिज्म का, उन्हीं सभी फीचर्स को हम लोग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में टैली कराएंगे। अगर वो टॉपिक मैच करता है देन वी कॉल इट एज इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। एंड अगर फेडरल कंट्री है देन हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। तो अगर फेडरल कंट्री है तो फेडरलिज्म को इंडिया कैसे प्रैक्टिस करता है, किन किन एस्पेक्ट की वजह से हम कह सकते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, जिसको हम लोग तीन पहलुओं पे कसेंगे। पहला पहलू आपका है लिंग्विस्टिक स्टेट, दूसरा एस्पेक्ट है लैंग्वेज पॉलिसी, एंड द थर्ड वन इज दैट सेंट्रल स्टेट रिलेशन। इन टॉपिक्स के माध्यम से हम लोग चेक करेंगे कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। आई होप आपको समझ में आ पा रहा होगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट, जिसको हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लोकल गवर्नमेंट, जिसमें कि हम सभी लोग एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो पंचायती राज हो, चाहे वो अर्बन लोकल गवर्नमेंट हो, इसको हम लोग म्यूनिसिपालिटी या म्यूनिसिपल कारपोरेशन के नाम से जानते हैं। और फाइनली पूरे चैप्टर को कंसोलिडेट करते हुए इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। सो आई होप चैप्टर की जो रूपरेखा है आपको समझ में आ गई होगी, और स्टार्ट करते हैं सीधे चैप्टर के बारे में। तो जो ही हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है एनसीईआरटी के पहले पेज से, तो आखिर कितने पेज तक हमारा चैप्टर जाएगा, तो ये पहला पेज, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अप्रॉक्सीमेट 10 पेजेस का हमें स्टडी इस पूरे चैप्टर में करना है। और इन्हीं 10 पेजेस से निकाला गया कंटेंट कंप्लीट इस पीपीटी में, इस पीडीएफ में आपको देखने को मिल रहा है। सो सबसे पहला जो पेज आपका शुरू होता है ओवरव्यू का, और इस ओवरव्यू में क्या कहा गया है, बात करें उस टॉपिक की। तो फेडरल सिस्टम नाम से स्पष्ट है, संघीय व्यवस्था, संघवाद जिसको बोलते हैं, यूनियन, यानी एक होता है यूनिटरी और एक होता है यूनियन। यूनिटरी का मतलब होता है अकेला और यूनियन मतलब होता है ग्रुप, यानी कुछ तो ऐसा है जो ग्रुप में हो रहा है, कुछ तो ऐसा जो अकेले में होता है। फॉर एग्जांपल के लिए जब हम श्रीलंका और बेल्जियम की कहानी को पढ़ रहे थे, तो शायद श्रीलंका ने, आपको कंफर्म याद होगा कि श्रीलंका ने अपने यहाँ पावर को कंसोलिडेट कर लिया, सेंट्रलाइज कर दिया, कंसंट्रेटेड कर दिया, उसको शेयर नहीं किया डिफरेंट लेवल्स में या डिफरेंट आर्गन्स में, जिसकी वजह से उसका रिजल्ट हमें सिविल वार की तरह देखने को मिला। वहीं पर बेल्जियम ने अपने तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में पावर को क्या किया, शेयर किया। और जब पावर को शेयर किया यानी ग्रुपिंग कर दिया, पावर को ग्रुप में डिवाइड कर दिया, पावर को कंसंट्रेट नहीं किया, कंसोलिडेट नहीं किया। इसकी वजह से एकोमोडेटिव प्रिंसिपल को अडॉप्ट करने के बाद बेल्जियम में बड़ी शांति जैसी व्यवस्था और बड़ा ही एप्रिसिएशन उसको वर्ल्ड की तरफ से मिला। तो वहीं से आपका इस चैप्टर का बेसिक थीम पैदा होती है, ओवरव्यू। तो ओवरव्यू में बात करेंगे तो हम इस पूरे चैप्टर में वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर पे फोकस करने वाले हैं, अर्थात जो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग जब हम पढ़ रहे थे, तो वहीं से इस चैप्टर का जो है बोल सकते हैं प्रोडक्शन या फिर रिप्रोडक्शन, आपका रिप्रोडक्शन ना बोल सके बल्कि ये बोलेंगे कि वहीं से इस चैप्टर की जो है उत्पत्ति हो जाती है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर के माध्यम से। और उसी में हमने पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, उसी के अंतर्गत ही आता है और फेडरलिज्म सिस्टम पैदा होता है। और फाइनली इस पूरे फेडरलिज्म का जो इस पूरे चैप्टर जोड़ दे रहा है फेडरलिज्म जैसे शब्द पे, उसको पढ़ने के बाद लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट। क्या पढ़ेंगे? लोकल गवर्नमेंट, जिसमें
जिसमें कि पंचायती राज और म्यूनिसिपालिटी दोनों के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का जो बेसिक थीम है सेम वही चीज जो पहला चैप्टर था, पावर शेयरिंग। क्या है? पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग में हमने बेल्जियम की कंडीशन देखी और श्रीलंका कंडीशन देखी। बेल्जियम की और श्रीलंका की दोनों की कंडीशन देखने के बाद हमको क्या महसूस होता है कि बेल्जियम ने पावर को शेयर किया और श्रीलंका ने पावर को शेयर नहीं किया। और बेल्जियम ने पावर को शेयर किया तो क्या इंपैक्ट पड़ा, श्रीलंका ने पावर को शेयर नहीं किया, देन क्या उसका आउटकम आया। बेल्जियम ने जो कि पावर को क्या किया, शेयर किया। तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पे फेडरल सिस्टम को उसने अडॉप्ट करा। और फेडरलिज्म बार बार आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसकी डिफरेंस हम जस्ट आगे जानने वाले हैं कि फेडरलिज्म सिस्टम है क्या या फेडरलिज्म कहते किसे हैं। तो आखिर हम समझ पा रहे हैं कि पावर को शेयर कर रहा है, इसलिए बेल्जियम को हम लोग बोलते हैं कि फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट करा है। श्रीलंका ने पावर को कंसोलिडेट कर लिया, शेयर नहीं किया, तो उसको फेडरल सिस्टम न बोल के उसको क्या बोलते हैं, यूनिटरी सिस्टम। क्या बोल रहा है, यूनिटरी सिस्टम, जो कि अभी जस्ट हमने डिस्कशन किया। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्क्राइब कर एलेबोरेट करते हैं हम लोग कि आखिर फेडरल और यूनिटरी है क्या, फेडरल और यूनिटरी है क्या। तो अगर बात करें ऑल ओवर द वर्ल्ड की, ऑल ओवर द वर्ल्ड की, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये जो मैप आपके एनसीईआरटी में सबसे पहला पेज आ रहा है। बार बार देखिए एक पॉइंट है जिसका नाम है फेडरलिज्म, फेडरल या फेडरेशन, इसको हम लोग बार बार बोल रहे हैं। इसकी डेफिनेशन को हम लोग अभी क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं। लेकिन अभी ये समझिए सिर्फ और सिर्फ सस्पेंस में इसको रहने दीजिए कि आखिर फेडरल बोल रहा है। और यहाँ पे मैप में भी दिखा रहा है कि 40% ऑफ द टोटल वर्ल्ड, लगभग विश्व के 25 देश जो कि आबादी के मामले में 40% एरिया को कवर करते हैं, वो अपने यहाँ फेडरल सिस्टम को प्रैक्टिस करते हैं। आखिर कुछ तो ऐसा होगा फेडरल सिस्टम। और एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन भी कि एक ऐसा बड़ा देश है जो अपने यहाँ फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करा है, तो इसका जवाब है चाइना। क्या नाम है? चाइना। ये आपको दिख रहा होगा चाइना। यानी कि ये जो रेड पार्ट में आपको पार्ट दिख रहे हैं मैप में, इन सभी रेड पार्ट्स ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इन देशों में फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट करा गया है। फेडरलिज्म की वहाँ पे प्रैक्टिस वर्तमान समय में होते हुए देखने को मिलती है। तो फेडरल फिर आ गया, एक बार फेडरल सिस्टम आ गया, इसको हम लोग क्लियर करेंगे। यू वुड रिकॉल दैट वन ऑफ द की चेंजेस मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वाज रिड्यूस द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टू गिव दिस पावर टू रीजनल गवर्नमेंट। हम जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को रिड्यूस किया गया और रीजनल गवर्नमेंट को दे दिया गया। जैसे एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट बन गई, उसने अपनी पावर को रीजनल गवर्नमेंट पे शेयर कर दिया। साथ ही साथ जितनी भी आपकी चाहे वो क्या बोल सकते हैं कम्युनिटी लेवल पे, चाहे डच स्पीकिंग कम्युनिटी हो, चाहे फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी हो, चाहे जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी हो, सब में पावर को क्या कर दिया, बेल्जियम की गवर्नमेंट ने बेल्जियन मॉडल में हमें शेयर होते देखने को मिल जाता है। जबकि श्रीलंका में हमें इसका जस्ट उल्टा देखने को मिलता है कि बेल्जियम अपने पास, बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बेल्जियम जो होता है खुद को शिफ्ट कर लेता है एक बेल्जियम क्या बोल सकते हैं यूनिटरी सिस्टम से किधर की तरफ, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ। वहीं पे श्रीलंका जो कंटिन्यू करता है बी ऑल प्रैक्टिस पर्पज अ यूनिटरी सिस्टम वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर, जहां पे नेशनल गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर हो। जबकि बेल्जियम ने अपनी पावर को क्या कर लिया, शिफ्ट कर लिया फ्रॉम यूनिटरी टू फेडरल। लेकिन श्रीलंका ने अपनी पूरी व्यवस्था को क्या किया, कंटिन्यू किया और सारी पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो आपकी नेशनल गवर्नमेंट है उसी के हाथ में रख दिया गया, जिसकी वजह से तमिल लीडर्स वांट टू श्रीलंका टू बिकम अ फेडरल, जिसकी वजह से श्रीलंकन जो तमिल थे जिनके साथ पावर की शेयरिंग नहीं हो रही थी, वो लगातार फेडरल गवर्नमेंट की डिमांड कर रहे थे। और जब ऐसा नहीं हुआ देन एज अ रिजल्ट हम देखते हैं सिविल वार। तो अब यहां से हमारी बातें क्लियर होने वाली है। 2-3 एस्पेक्ट अब तक जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, अब उसको हम लोग कंसोलिडेट कर लेते हैं। बेल्जियम और श्रीलंका ने इन दोनों देशों के माध्यम से हमें सीखने को ये मिलता है, एक ने पावर को शेयर किया, एक ने पावर को शेयर नहीं किया। जिसने शेयर किया वहां कहलाया फेडरल सिस्टम, जिसने शेयर नहीं किया वहां कहलाया यूनिटरी सिस्टम। और फेडरलिज्म, इन दोनों चीजों को हम लोग इस पॉइंट में क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन को हम लोग क्लियर करते हैं कि आखिर फेडरलिज्म की डेफिनेशन क्या होती है। तो वो आपकी यहां से लेकर क्या है, यहां तक। दोनों सिस्टम के अंतर्गत इस टॉपिक को भी हम लोग समझ लेंगे। तो सिस्टम क्या है, अगर गवर्नमेंट के सिस्टम की बात करें तो एक गवर्नमेंट होती है फेडरल सिस्टम वाली गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट होती है यूनिटरी सिस्टम वाली गवर्नमेंट। तो फेडरल सिस्टम वाली गवर्नमेंट की अगर बात करें तो सबसे पहला पॉइंट क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं।
फीचर्स तो उसको हम अगले पॉइंट में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे सब टॉपिक है उसका कि फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। सेम डेफिनेशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होगी कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। एक क्या है? गवर्नमेंट का सिस्टम है इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। यानी कि फेडरलिज्म एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर एक सेंट्रल अथॉरिटी और इसके तमाम जितने भी घटक होते हैं, वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होते हैं, जितने भी लेवल्स होते हैं, उनके बीच में पावर की क्या होती है? शेयरिंग होती है। और यही जिसमें नहीं होता है उसी को क्या बोलते हैं? यूनिटरी सिस्टम। एज लाइक श्रीलंका। बेल्जियम में क्या? एक सेंट्रल अथॉरिटी और उसके जितने भी घटक थे उन सभी में, जितने भी लेवल थे उन सभी में पावर की क्या हुई थी? शेयरिंग हुई थी। सो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ, और डेफिनेशन हमारी बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। अगर बात करें डेफिनेशन की तो आप बिल्कुल डेफिनेशन से अपने आप को निश्चिंत कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। क्लियर हो गया? दूसरी चीज, यूजुअली फेडरेशन हैज टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फेडरेशन के बारे में क्या बोल रहा है कि एक फेडरल कंट्री के पास कम से कम 2 लेवल की सरकार होनी चाहिए, कम से कम 2 लेवल, यानी पावर का क्या हो? कंसोलिडेशन ना हो, पावर का कंसोलिडेशन ना हो। जैसे कि बेल्जियम में हमने देखा पावर सेंट्रल अथॉरिटी बना दी गई और एक डच कम्युनिटी वाले में बना दी गई, एक फ्रेंच कम्युनिटी में बना दी गई, यानी कम से कम 2 लेवल की सरकार तो बनाई गई। क्या बनाएगी? 2 लेवल की। इंडिया कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो 3 लेवल की सरकार देखने को मिलती है। यानी एक फेडरल सिस्टम में कम से कम 2 लेवल की गवर्नमेंट होनी चाहिए। पहली क्या? 1 इज द गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री। एक गवर्नमेंट किसके लिए हो? पूरे देश के लिए हो, जो दैट यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट, जो कुछ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करे, कुछ फ्यू सब्जेक्ट के लिए काम करे। एक गवर्नमेंट, फेडरल सिस्टम में 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। एक पूरे देश की जो है एडमिनिस्ट्रेशन को देखे, यूजुअली फ्यू सब्जेक्ट जो कॉमन नेशनल इंटरेस्ट यानी राष्ट्रीय हित में जो कर्तव्य होते हैं उनको वो देखे। पहली गवर्नमेंट कौन? यूनियन गवर्नमेंट, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होती है पूरे देश के लिए, जो कुछ मुद्दों पे काम करती है और वो मुद्दे किसके लिए? राष्ट्र हित में होते हैं। एंड जो अदर होते हैं गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट। प्रोविंस मतलब भी स्टेट ही होता है, एक प्रकार से स्टेट ही होता है। दैट लुक आफ्टर मस्ट ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ द स्टेट। और जो दूसरे लेवल की सरकार होती है जिसको हम लोग स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। वो क्या करती है? स्टेट लेवल पे या प्रोविंस लेवल पे होती है और डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग आप जो है स्टेट के देखती है। यानी कि डे टू डे जो स्टेट फंक्शनिंग है, स्टेट के जो फंक्शंस हैं उनको सर्कुलेट, उनको रेगुलेट करने का काम स्टेट गवर्नमेंट करती है। यानी एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जो कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करती है, और दूसरा जो होता है स्टेट लेवल पे काम करती है जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग आपका जो है एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ द स्टेट के बारे में काम करती है, जो स्टेट के बारे में डे टू डे जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उन सभी पे काम करती है। तो यूजुअली फेडरेशन हैज अ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट कम से कम, और बोथ दिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। और ये चाहे सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट हो और चाहे स्टेट लेवल की गवर्नमेंट हो, ये दोनों अपनी पावर को क्या करते हैं? इंडिपेंडेंटली एक्सरसाइज करते हैं, इंडिपेंडेंटली एक्सरसाइज करते हैं। कोई ये इनको इंटरप्ट करता है न कोई इनको इंटरप्ट करता है, ये इंडिपेंडेंटली काम कर लेते हैं। अर्थात हम समझ चुके स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये पॉइंट हो गया हमारा फेडरल सिस्टम का। किसका हो गया? फेडरल सिस्टम के बारे में हम लोग समझ चुके। तो यूनिटरी सिस्टम क्या होता है भाई? तो यूनिटरी सिस्टम जो है कंट्राडिक्शन होता है किसका? फेडरल सिस्टम का। फेडरेशन आर द कंट्रास्टेड विद द यूनिटरी गवर्नमेंट, बिल्कुल उसका उल्टा होता है। सो अंडर द यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज ओनली 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई स्पष्ट है कि यूनिटरी फेडरल सिस्टम में 2 लेवल की सरकार होती है, यूनिटरी सिस्टम में या तो सिर्फ 1 लेवल की सरकार होगी, आइदर देयर इज ओनली 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, या तो सिर्फ 1 लेवल की सरकार होगी, या फिर उसी के सब यूनिट्स होंगे। क्या होंगे? उसी के पार्ट्स होंगे, उसी के सब यूनिट्स होंगे। और जो काम अगर
और भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स कर भी रही हैं तो उसके सबऑर्डिनेट होकर काम करेंगी। यानी स्टेट गवर्नमेंट अगर होगी भी तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेशन में काम करेगी, उसी के अधीन में काम करेगी, वो इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर पाएगी। तो वही लिखा है अंडर द यूनिटरी सिस्टम या तो एक लेवल की सरकार होगी या तो दूसरी कोई होगी भी तो उसी की सब यूनिट्स होगी जो कि सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि सबऑर्डिनेट होगी किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। And the last point is that the central government can pass an order to the provincial or the local government। और देख लीजिए स्पष्ट हो गया, अंत में दिखा दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही पास करता है कोई भी ऑर्डर, कोई भी लॉ, किसके लिए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के लिए चाहे हो चाहे लोकल गवर्नमेंट के लिए, अर्थात चाहे स्टेट हो चाहे जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री हों वो इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकते लाइक दैट फेडरल सिस्टम। तो हमने फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम दोनों को बड़ी स्पष्टता के साथ समझ लिया। अब हमारा सिस्टम लास्ट में समझ में आ गया कि बट इन अ फेडरल सिस्टम हम लोग जानते हैं इसमें क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर टू द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। उसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसमें, यूनिटरी में सेंट्रल गवर्नमेंट पास करता है ऑर्डर कि स्टेट गवर्नमेंट आप ये काम करिए। लेकिन फेडरल सिस्टम में फेडरल जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है कैन नॉट ऑर्डर टू द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग, कि आप कुछ करिए, इसके लिए वो ऑर्डर नहीं पास करते। देखिए आपस में म्यूचुअल कोऑपरेशन हो सकता है लेकिन वो ऑर्डर नहीं कर सकती, उसको इंटरवीन नहीं कर सकती, इंटरप्ट नहीं कर सकती। द स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ऑन फॉर विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई स्टेट गवर्नमेंट के पास खुद की भी पावर होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या होती है, खुद की भी पावर होती है, और विच इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये हमेशा हर मुद्दों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आंसरेबल नहीं होती, जवाबदेही उसकी नहीं होती है, कुछ मुद्दों पे होती भी है। बोथ दिस गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू द गवर्नमेंट। ये दोनों गवर्नमेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो फेडरेशन क्या होती हैं, अलग अलग मुद्दों अपने जो है आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल, अलग अलग। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो तो उसकी जवाबदेही जनता के प्रति कुछ और है, स्टेट गवर्नमेंट की जवाबदेही जनता के प्रति क्या है, कुछ और है। यानी कि हम लोग पूरी तरीके से अब तक के टॉपिक में फेडरलिज्म, फेडरेशन, फेडरल सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम जैसे टॉपिक जो अपने आप में फ्लक्चुएट कर रहे थे, जो अपने आप में कॉम्प्लिकेशंस को रिप्रेजेंट करते थे, उसको हमने क्लियर कर लिया, ट्रांसपेरेंट कर लिया। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि ये जो चैप्टर है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग से पैदा हुआ है, जो कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का सेकंड हेडिंग है। यहाँ से सिस्टम पैदा होता है और ये पैदा होने का कारण था बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम ने पावर को शेयर किया तो भाई अकोमोडेट किया, व्यवस्थाओं को मेंटेन कर लिया। श्रीलंका ने पावर को शेयर नहीं किया, सिविल वार जैसी कंडीशन देखने को मिल जाती है। वहीं से समझ में हमको आ गया कि जिसने पावर को शेयर किया उसको हम लोग फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट उसके यहाँ बोलते हैं, और जिसने पावर को शेयर नहीं किया वो एक व्यक्ति के हाथ में, एक इंस्टीट्यूशन के हाथ में, एक गवर्नमेंट के हाथ में, एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के हाथ में पावर को रख दिया तो उसको यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। ये हमारा क्लियर हो गया। फिर हमने फेडरलिज्म की डेफिनेशन को देखा कि डेफिनेशन ऑफ फेडरलिज्म होती है कि अ फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। फिर हमने देख लिया कि फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम में क्या डिफरेंशिएशंस होता है, इसको हमने देखा और फाइनली इस कंक्लूजन पे आ गए कि फेडरल सिस्टम इज ए बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इज ए बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और इसी के साथ हमारा शुरू होता है मन में जो क्यूरियोसिटी हमारी पैदा हो रही थी फेडरलिज्म फेडरलिज्म फेडरलिज्म, तो हम लोग अब उसके असली मुद्दे पे आ रहे हैं और मेन हेडिंग यहाँ से आपकी जो है शुरू होती है। देखिए इसके पहले भी इंपॉर्टेंट था, अभी जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। क्या पढ़ने जा रहे हैं, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, तो पढ़ने जा रहे हैं की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, कि फेडरलिज्म के फीचर्स क्या होते हैं। तो इतने हमने फेडरलिज्म फेडरलिज्म फेडरेशन इतने टॉपिक को बार बार पढ़ लिया कि अब जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी में फेडरलिज्म के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो एक फेडरलिज्म को कैसे, एक फेडरल कंट्री को हम कैसे पहचानेंगे, या एक फेडरलिज्म को कैसे हम लोग जस्टिफाई करेंगे, कैसे स्पेसिफाई करेंगे, कैसे जानेंगे, तो वो हम जानेंगे उसकी विशेषता से।
किसी भी व्यक्ति की पहचान उसकी विशेषता से होती है और विशेषता को हम लोग कुछ मानकों पे, कुछ मेजरमेंट पे मेजर करते हैं। तो फेडरलिज्म को भी कुछ मुद्दों पे हम लोग मेजर करते हैं और वो मेजरमेंट ही फीचर्स कहलाते हैं फेडरलिज्म के। तो हम टोटल 7 फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, किसके? फेडरलिज्म के। टोटल 7 फीचर्स के बारे में। कितने फीचर्स? तो 7 फीचर के बारे में हम लोग इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। तो सबसे पहला अगर हम फीचर्स की बात करें फेडरलिज्म की, तो एक फेडरल कंट्री, एक किसी भी देश को अपने आप को ये कहने के लिए कि मैं एक फेडरल कंट्री हूं, तो वहां पे सबसे पहला जो जरूरी एस्पेक्ट होता है कि देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, या फिर देयर आर 2 और मोर टीयर ऑफ गवर्नमेंट। टीयर बोले, लेवल बोले, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए। तो कम से कम उस देश में 2 या 2 से अधिक लेवल की सरकार, कम से कम, अधिक तो ठीक है लेकिन 2 से कम तो नहीं होनी चाहिए, कम से कम 2 लेवल की सरकार होनी चाहिए। अगर 1 लेवल की है देन यूनिटरी सिस्टम आप बोलेंगे। तो अगर किसी देश को अपने आप को फेडरल कंट्री कहना है तो वहाँ पे कम से कम 2 लेवल की सरकार होनी चाहिए। पहला फीचर तो ये होता है। दूसरा फीचर कि डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट each tier has its own jurisdiction in a specific matter of legislation, taxation and administration। दूसरा पॉइंट बोल रहा है, अगर मैं बात करूं अपनी बात, तो इसमें 2-3 शब्द आपके कीवर्ड्स आए। एक आया सेम सिटीजन्स और एक आया ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन मतलब होता है क्षेत्राधिकार। क्या होता है? एरिया ऑफ कंट्रोल। क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ कंट्रोल। जैसे अगर यूपी के सीएम की बात करें तो उसका अपना एक एरिया ऑफ कंट्रोल है। वो अपने कानून को, अपनी व्यवस्थाओं को, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इस रेंज क्राइटेरिया में ही काम कर सकता है। वो एमपी में नहीं काम कर सकता है। एमपी की अगर बात करें चीफ मिनिस्टर को या फिर वहाँ के जो एमपी एमएलए होंगे तो उनका भी एक एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन होता है। वो उसी स्पेसिफिक एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन पे काम कर सकते हैं। पूरे भारत भ्रमण पे और भारत में घूम घूम काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। तो वही है ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्या होता है? क्षेत्राधिकार। इसको हिंदी में बोलते हैं एरिया ऑफ कंट्रोल, क्षेत्राधिकार। अब आप इसको एनसीईआरटी में अपने खोजेंगे तो आपको ग्लोसरी वाले टॉपिक्स में कोने में मिल भी जाएगा कि ज्यूरिसडिक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो ज्यूरिसडिक्शन क्या होते हैं? अगले पॉइंट को बोल रहा है कि डिफरेंट ईयर्स, कम से कम 2 लेवल की सरकार होनी चाहिए। 2 लेवल की कम से कम सरकार होनी चाहिए। और ये जो दोनों लेवल की सरकार है गवर्न करेंगी सेम सिटीजन को। किसको? सेम सिटीजन को। सेम सिटीजन मतलब एक ही नागरिक को ये भी शासित करेंगे, ये भी शासित करेंगे। ये थोड़े कि ये अपना नागरिक लाएंगे या फिर 100 करोड़ आबादी तो 50 करोड़ सेंटर बांट ले, 50 करोड़ स्टेट बांट ले, ऐसा कुछ नहीं। एक ही नागरिक के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी गवर्न करेगी और स्टेट गवर्नमेंट भी गवर्न करेगी। बस अंतर क्या होगा? बट ईच टीयर्स हैज इट्स ऑन ज्यूरिसडिक्शन। लेकिन जो ईच टीयर्स होंगे उनके अपने ऑन ज्यूरिसडिक्शन होंगे कि किन किन एरिया ऑफ कंट्रोल, यानी किन किन क्षेत्रों पे उनका कंट्रोल रहेगा और किन किन क्षेत्रों पे इनका कंट्रोल रहेगा। चाहे वो मैटर किसका हो, लेजिस्लेशन का हो, टैक्सेशन का हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का हो। एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं कि डिफरेंट ईयर्स ऑफ गवर्नमेंट जो होती हैं गवर्न करती हैं सेम सिटीजन को। अगर ये एक व्यक्ति मैं खुद हूं तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी गवर्न होता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी गवर्न होता हूं, मुझ पे कानून लगते हैं और मुझ पे जो है स्टेट गवर्नमेंट के भी कानून इम्पोज होते हैं। अब आप कहेंगे कैसे? तो कैसे क्या? जैसे अगर कोई पुलिस सहायता लेनी है या कोई ऐसे काम करने हैं जो हमारे रीजनल प्रोविंशियल लेवल पे हो, तो उसमें हमको जो हमारी जो व्यवस्थाएं आएंगी किसके अंडर कंट्रोल आएंगी? स्टेट गवर्नमेंट का। लेकिन वहीं पे हमें विदेश की यात्रा करनी हो या विदेश जाना हो या कोई करेंसी से मामला संबंधित हो या बैंकिंग संबंधित कोई मुद्दा हो, तो उस पर हमारा जो कानून आएगा किसके अंडर कंट्रोल आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। यानी कि हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया कि जो डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं वो सेम सिटीजन को ही गवर्न करते हैं। बस उन सभी टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट के अपने अपने ज्यूरिसडिक्शन होते हैं कि इन मुद्दों पे आप उस नागरिक को शासित करेंगे, इन मुद्दों पे आप उस नागरिक को शासित करेंगे और इन मुद्दों पे आप उस नागरिक को शासित करेंगे। ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया। 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके हैं। थर्ड पॉइंट में लिखा है कि द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स आर टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ज्यूरिसडिक्शन कितना होगा ये डिसाइड कौन करेगा? तो डिसाइड करेगा कौन? कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात स्पेसिफाइड है कि सबके ज्यूरिसडिक्शन, डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट के ज्यूरिसडिक्शन क्या क्या होंगे, कितने होंगे। सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ द ईच टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। बस वही बातें इसमें लिख रही है कि भाई ये पूरी बातें कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है
कि किन किन मुद्दों पे आप शासित करेंगे, किन किन मुद्दों पे आप शासित करेंगे। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाई वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। बाई वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट मतलब चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, वो किसी भी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी फंडामेंटल प्रोविजन को बदला नहीं जा सकता। यानी कि कोई या तो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है, इन दोनों में से कोई भी अकेले चाहे कि मैं किसी फंडामेंटल प्रोविजन को बदल दूं, दैट इज नॉट पॉसिबल, भी पॉसिबल नहीं। अगर बदलना है, सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अगर करना भी है, किसी फंडामेंटल प्रोविजन को बदलना भी है, देन कंसेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट की कंसेंट की जरूरत है। तो ये सब विशेषताएं हम लोग पढ़ रहे हैं किसकी, फेडरलिज्म की। किसकी पढ़ रहे हैं, फेडरलिज्म की, संघवाद की विशेषताओं को हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या हमने पढ़ा, पहला पॉइंट कि डिफरेंट ईयर्स ऑफ कम से कम 2 या 2 से अधिक लेवल की गवर्नमेंट या लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। उन सभी लेवल ऑफ गवर्नमेंट के अपने अपने ज्यूरिसडिक्शंस होते हैं और वो ज्यूरिसडिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है। किसी भी फंडामेंटल को कोई एक लेवल ऑफ सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट अकेले यूनिलैटरली बदल नहीं सकती। अगर सच चेंजेस, अगर ऐसे चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, देन द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड। तब दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट के कंसेंट की, अनुमति की आवश्यकता होगी। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज दैट कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने का, सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का, व्याख्या करने का पावर जो है सिर्फ कोर्ट के पास है। किसके पास है, न्यायपालिका के पास है। एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट बात करें, अगर डिफरेंट लेवल की अगर बात करें, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट की अगर बात करें, तो उन सभी में जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की जो पावर है वो सिर्फ कोर्ट की पावर है, कोर्ट के पास है। और द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर, हाईएस्ट कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट, सबसे हाईएस्ट कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर इफ डिस्प्यूट अराइज बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर। अगर सेंट्रल और स्टेट दोनों पर पावर को क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, और एक्सरसाइज करते समय इनके बीच में टसल क्रिएट हो जाए, क्या हो जाए, टसल क्रिएट हो जाए, डिस्प्यूट क्रिएट हो जाए, तो उस डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए, सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर, सुप्रीम कोर्ट एक अंपायर की तरह काम करती है। क्या करती है, अंपायर की तरह काम करती है, उसको हैंडल कराती है। और लास्ट पॉइंट, छठवां पॉइंट, इसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा रहेगा कि सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। हम जानते हैं सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, व्यवस्था चलेगी पैसे से, और पैसे कहाँ से आएंगे, टैक्स से, और टैक्स कौन कितना लेगा ये भी क्लियरली स्पेसिफाइड है, ये भी व्यवस्था बना दी गई। क्यों, क्योंकि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, इन सबको अपनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मेंटेन रखनी है। तो वही बात कर रहा है कि सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल, यानी हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो क्लियरली स्पेसिफाइड है कि अपने सोर्स ऑफ रेवेन्यू को आप कितना आप लेंगे, कहाँ से लेंगे, और इसको लेकर अपनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को कैसे आप सुनिश्चित करेंगे। यानी कि सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू को लेने का भी सिस्टम, चाहे सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो, इन दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट के सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू को भी क्लियरली स्पेसिफाइड दिया गया है। किसके लिए, कि आप अपनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को कैसे मेंटेन कर पाएंगे, यानी कितना टैक्स आप लेंगे, कितना टैक्स आप लेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट द फेडरल सिस्टम हैज डुअल ऑब्जेक्टिव। ये आपको कभी कभी 1 से 2 नंबर में पूछ भी देता है कि फेडरल सिस्टम के डुअल ऑब्जेक्टिव बताइए। तो फेडरल सिस्टम के डुअल ऑब्जेक्टिव, 2 प्रमुख कर्तव्य होते हैं। क्या होते हैं, 2 प्रमुख कर्तव्य होते हैं। फेडरल सिस्टम के 2 प्रमुख कर्तव्य होते हैं, और पहला कर्तव्य होता है उसका कि टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, कि देश की एकता और सुरक्षा को क्या करना, प्रमोट करना, देश की एकता और सुरक्षा को क्या कर देना, बढ़ावा देना, और साथ ही साथ टू वाइल एट द सेम टाइम एकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटीज, और साथ ही साथ सेम समय पर जो जितनी भी रीजनल डाइवर्सिटीज हैं उसको एकोमोडेट करना। ये 2 प्रमुख कार्य होते हैं किसके, एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, या फिर एक ऐसा देश जहां पे फेडरलिज्म की प्रैक्टिस हो रही है। एक देश खुद को अगर कहता है कि मैं एक फेडरल कंट्री हूं, तो उस देश में जो फेडरलिज्म की व्यवस्था चल रही है उसके 2 प्रमुख कर्तव्य होते हैं। पहला कर्तव्य होता है कि देश की सुरक्षा और एकता को क्या करना, बढ़ावा देना, और जितनी भी क्षेत्रीय डाइवर्सिटीज़ हैं, जितनी भी रीजनल डाइवर्सिटीज़ हैं, उन सभी पे ध्यान देना, उन सभी को एकोमोडेट करना। तो ये 7 फीचर हमने पढ़ लिए किसके,
फेडरलिज्म की। तो फेडरलिज्म के हमने 7 फीचर्स देख लिए और 7 फीचर्स को अच्छे से एकदम एक बार में हमने तैयार कर दिया। सो फाइनली आपका बोल रहा है कि देयरफॉर 2 एस्पेक्ट्स आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म। प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म भाई इंस्टीट्यूशन भाई क्रूशियल फॉर इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूशन चाहे लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उस जो अपनी प्रैक्टिस ऑफ मतलब फेडरलिज्म की जो प्रैक्टिस कर रही हैं उसके लिए 2 क्रूशियल एस्पेक्ट, बड़े ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मतलब जरूरी पहलू होते हैं भाई, चाहे सेंट्रल लेवल की हो चाहे स्टेट लेवल की गवर्नमेंट हो। ये दोनों अगर फेडरलिज्म की प्रैक्टिस कर रही हैं तो 2 प्रमुख बातों का ध्यान देना जरूरी होता है। 2 बातें उनके लिए बड़ी जरूरी होती हैं। पहली बात क्या होती है? पहली बात होती है कि गवर्नमेंट एट द डिफरेंट लेवल्स शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग, कि भाई डिफरेंट लेवल चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो चाहे वो लोकल लेवल की गवर्नमेंट हो, चाहे लोकल क्या बोल सकते हैं इसको, स्टेट बोला जाए, लोकल भी इंडिया में एग्जिस्ट करती है। तो चाहे वो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट लेवल की गवर्नमेंट हो, ये शुड एग्री, वो क्या होने चाहिए? सहमत होने चाहिए। किसके लिए? सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग के जो कुछ रूल्स होते हैं इस पे दोनों सहमत होने चाहिए। दूसरा पॉइंट कि दे शुड आल्सो ट्रस्ट, उनके बीच में क्या होना चाहिए? ट्रस्ट होना चाहिए। दैट ईच वुड अबाइड बाय इट्स पार्ट्स ऑफ एग्रीमेंट, दोनों अपने अपने पार्ट्स, अपने अपने हिस्से के एग्रीमेंट को क्या करें? फॉलो करें, आज्ञा का पालन करें। यानी कि हम समझ चुके हैं कि जो भी इंस्टीट्यूशन फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए 2 प्रमुख क्रूशियल एस्पेक्ट बन जाते हैं। पहली बात कि वो दोनों गवर्नमेंट के डिफरेंट जो लेवल्स हैं, चाहे सेंट्रल स्टेट हो चाहे स्टेट सेंट्रल हो, वो पावर शेयरिंग के कुछ रूल पे क्या होने चाहिए? एक दूसरे से सहमत होने चाहिए। और दे शुड आल्सो ट्रस्ट, उनके बीच में क्या होना चाहिए? ट्रस्ट होना चाहिए। और साथ ही साथ अपने अपने हिस्से, अपने अपने एग्रीमेंट के हिस्से को क्या करें? फॉलो करें। अर्थात हम समझ चुके हैं कि एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज बोथ एस्पेक्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। यानी कि ये दोनों क्रूशियल एस्पेक्ट किसी भी देश में किसी भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट को जब प्रैक्टिस करना होता है फेडरलिज्म का, तो ये 2 बातें बड़ी ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहली बात म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, आपसी विश्वास और एक साथ रहने के लिए एग्रीमेंट, दोनों एग्री हों। तो इस तरीके से जो फेडरल सिस्टम बनता है उसको हम कह सकते हैं आइडियल फेडरल सिस्टम। यानी एक आइडियल फेडरल सिस्टम के लिए म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर ये आपका होना चाहिए। सो आई होप आज के इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपने फेडरलिज्म के जितने भी एस्पेक्ट हैं उन सभी को आपने ट्रांसपेरेंसी के साथ क्रिस्टल क्लियर कर लिया और कंप्लीट कर लिया, और तैयार भी आई होप आप कर चुके होंगे। सो अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे आपके व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, और आई होप आपको आज के सेशन के जितने भी एस्पेक्ट हैं बिल्कुल स्पष्ट हो चुके होंगे, आपको समझ में आ चुके होंगे। सो इसी के साथ आज के सेशन को हम लोग कंप्लीट करते हैं, डन करते हैं। आई होप आपको सारे एस्पेक्ट क्लियर हो गए होंगे। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर लविंग वन, और इसी के साथ अपने सेशन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। सो थैंक यू, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।